कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा आप जान रहे हैं कि लगातार इस समय जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट के लिए बैच चल रहा है, जिसमें कई लोग कहते हैं कि सर भाषा कब शुरू होगा, तो भाषा शुरू हो चुका है। भाषा से इकाई प्रारंभ हो गई है। वैसे हर इकाई से नया बैच शुरू होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि प्रारंभ से पढ़े तो भाषा से इकाई शुरू हो गई। आज भाषा में आप देखेंगे कि 5वां दिन है। आज हम लोग अवधि की साहित्यिक विकास यात्रा की बात करेंगे। इससे पहले भाषा के विकास में हम लोगों ने पूरा भाषा का विकास देखा, भाषा और बोली देखा गया, जितनी क्षेत्रीय बोली हैं उनकी चर्चा की गई। इसके बाद अब साहित्यिक विकास यात्रा की बात हो रही है। ब्रज भाषा का साहित्यिक विकास हो गया, आज अवधि का साहित्यिक विकास हो रहा है, कल खड़ी बोली का साहित्यिक विकास होगा। तो इसी क्रम में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर, अवधि की साहित्यिक विकास यात्रा। कई लोग करते क्या है कि प्रारंभ में 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखते हैं और उसके बाद में फिर स्किप करके चले जाते हैं। देखिए, जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं, चीज़ों को सुनेंगे नहीं, उसका गहन अध्ययन नहीं करेंगे, तो अब आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में आप देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा आ रही है लगभग सभी में। अब अभी जो जीडीसी की होगी, आप लोगों की जो जीडीसी वाले हैं उनमें लिखित परीक्षा होगी। ऐसे ही आने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में पैटर्न बदल रहा है और लिखित परीक्षा ही होगी मुख्य परीक्षा। तो आप जो एमसीक्यू जो रटते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप रटते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अब केवल रटने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों को देखना है, सुनना है, मनन करना है। तो इसलिए अंत तक देखें, चीज़ों को समझते चलें। तो अवधि की साहित्यिक विकास यात्रा में देखते हैं, इसका उद्भव अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। इसका अन्य नाम कोसली भी है, वैश्वाड़ी भी है। कोसली क्यों नाम पड़ा, वैश्वाड़ी क्यों नाम पड़ा, ये सारी चीज़ें जब अवधि के बारे में पढ़ाया गया है तो वहाँ पर आपको इसका पूरा विस्तृत दिया गया है। इसके अंतर्गत उपबोलियाँ कौन कौन सी, सारी चीज़ें पूरा जिक्र किया गया है। इसके क्षेत्र की बात की गई है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग साहित्यिक विकास यात्रा की बात करेंगे। बाकी अवधि का जो विकास कैसे हुआ, क्षेत्र क्या है, क्या क्या नाम है, उपबोलियाँ कौन सी है, तो इससे पहले का लेक्चर जो कराया गया वहाँ समझाया गया है। तो इसका क्षेत्र अयोध्या लखनऊ के आसपास है। माता प्रसाद पांडे इसे दक्षिणी कोसली भी कहते हैं। दक्षिण कोसली क्यों कहते हैं वो भी वहाँ समझाया गया है। अवधि का मूल रूप राउल वेल तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण में भी मिलता है। आप देखेंगे अब आपके लिए यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है कि अवधि का मूल रूप कहाँ मिलता है, तो राउल वेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। भाषा के रूप में सर्वप्रथम इसका प्रयोग अमीर खुसरो के खालिक बारी में मिलता है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग भाषा के रूप में प्रयोग की बात हो रही है, तो भाषा के रूप में इसका प्रयोग कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अमीर खुसरो की रचना में देखने को मिलेगा। अमीर खुसरो की रचना जिसमें सबसे पहले यही कहा गया है कि खालिक बारी सृजनहार वाहिद एक वदा करतार, रसूल पैगंबर जान वसीठ, यार दोस्त बोले जा ईट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम अगर कहीं उल्लेख है तो अमीर खुसरो के खालिक बारी में मिलता है। खालिक बारी का पहला पद भी मैंने आपको सुनाया कि खालिक बारी सृजनहार वाहिद एक वदा करतार, रसूल पैगंबर जान वसीठ, यार दोस्त बोले जा ईट। अवधि को साहित्यिक क्षेत्र में उन्नत पर लाने में पहली रचना मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरी कथा है। इसी परंपरा में कुतबन की रचना मृगावती का भी नाम आता है। यहीं पर आप देखेंगे कि जब मृगावती की बात आती है, लेकिन इससे पहले और भी रचनाएं हैं जहां पर अवधि का प्रयोग हुआ है। खैर, साहित्य क्षेत्र में उन्नति के स्तर पर लाने का श्रेय इन्हें है, लेकिन इससे पहले और भी रचनाएं हैं जहां पर अवधि का प्रयोग हुआ है।
आप देखेंगे कि इससे पहले अगर थोड़ा सा गौर करें तो देखेंगे आप कि पुहकर कवि की रचना रस रतन, पुहकर कवि की रचना रस रतन में देखने को मिलेगा। रस रतन में कहा गया है कि ब्रह्मा रूप सिरजय जगत, ब्रह्म रूप सिरजय जगत, विष्णु रूप प्रतिपाल, और काम रूप क्रीड़ा करी रुद्र रूप महाकाल। काम रूप क्रीड़ा करे ते कलि कथा अनेक, मन भोरो थोरी सुमति पौहर बरनत एक। तो ये रसरतन में कहा गया, वहां पर भी आपको अवधी भाषा देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं जहां पर आपको अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे बनारसी दास जैन ने भी अर्ध कथानक लिखा है, उस अर्ध कथानक में भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, लोक भाषा कितनी मधुर हो सकती है इसका प्रमाण चंदायन है। चंदायन में कहा गया है, चंदायन की यह पंक्ति है कि दाऊद कवि जो चांदा गाई, जय रे सुना सोगा मुरझाई। तो लोक भाषा की ये मधुर वाणी अवधी भाषा में चंदायन में देखने को मिलती है। इन समूची परंपरा में सबसे समृद्ध रचना मलिक मोहम्मद जायसी की मानी जाती है, जिन्होंने ठेठ अवधी का प्रयोग करते हुए लगभग 14 रचनाएं की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है पद्मावत। सबसे महत्वपूर्ण है पद्मावत। पद्मावत के बारे में कहा गया है, पद्मावत एक प्रेमाख्यान है, और प्रेमाख्यान में ये कहा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कि साधा कुंवर मनोहर जोगु, साधा कुंवर मनोहर जोगु, मधु मालती कह किन वियोगु। तो यहाँ पर जो प्रेमाख्यान है, उस प्रेमाख्यान की झलक अगर हम देखें तो मधुमालती के बारे में भी यहाँ थोड़ा बताया है इन्होंने। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रयास यही रहा है कि भाषा अपने ठेठपन, देसीपन को खोए बिना मिठास और लोक संस्कृति को धारण करते हुए कथ्य को व्यक्त करे। इसके अलावा जायसी की काव्य भाषा की बिंब योजना तथा अप्रस्तुत योजना अद्भुत है। जेठ जरे जब बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारियों पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें कही जा रही हैं, ऐसे ही नहीं, बच्चन सिंह ने अवधी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना को, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में जो अवधी है, तो बच्चन सिंह ने लिखा है अपनी रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कि जायसी की अवधी अवधी का अर्घान है। जायसी की अवधी अवधी का अर्घान है, अवधी का अर्घान है। वो लिखते हैं कि यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का की जो भी रचनाएं आप पढ़िए, अवधि की रसगंध जरूर आपको मिलेगी। तुलसीदास ने भी लिखा है अवधि में। बच्चन सिंह कहते हैं कि तुलसीदास ने भी अवधि में लिखा है, लेकिन तुलसी की भाषा में ये मिठास नहीं है जो जायसी की भाषा में है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, इसीलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति भी उनमें नहीं मिलती। जैसे उदाहरण देते हैं कि जरा आप ही बताइए, बंदों गुरु पद पदुम परागा, इसमें कितनी अवधि है? बंदों गुरु पद पदुम परागा, इसमें कितनी अवधि? वो पूछते हैं बच्चन सिंह। कहते हैं जायसी की भाषा ठेठ अवधि है, तो तुलसी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। अगर जायसी की अवधि में लोकगाथा है, तो वहीं तुलसीदास की भाषा में क्लासिकल कथा है। ये बच्चन सिंह कहते हैं। पद्मावत में प्रयुक्त अवधि की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मिठास है। जायसी ने भाषा का ऐसा प्रयोग किया कि भाषा सीधे संवेदना से जुड़ने में समर्थ हो सके, संवेदना से जुड़ने में सीधे समर्थ हो सके।
और वो लिखते हैं कि यह तन जारो छार के कहूँ के पवन उड़ाए, मकुतहि मारग उड़ पड़े कंत धरे जहाँ पाऊँ। या ये जो पद कहते हैं कि किस तरीके से वियोग यहाँ पर प्रदर्शित किया गया कि प्यू सो कहो का संदेश अड़ा, हे भंवरा हे काग, शोधन विरह जर गई तेहिक धुआं हम लाग। यहाँ पर वियोग आप देखें कि किस तरीके से अवधि में इन्होंने वियोग को प्रदर्शित किया कि रकत ढरा आंसू गरा हाण भय सब संख, धन सारस होय रर मुई आई समेटो पंख। तो यहाँ पर देशज भाषा का शब्दों का प्रयोग किया गया, यहाँ पर फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया, अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया। केवल यहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं प्रयोग किए गए हैं, बल्कि ये सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे अवधि और भी निखर कर सामने आती है। इसीलिए पद्मावत को वास्तव में ठेठ अवधि की साहित्यिक संपदा का एक विलक्षण कोश और संदर्भ स्रोत भी माना जा सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अवधि भाषा को जो साहित्य का विधान मिला, वह आने वाले प्रेमाख्यान कवियों के लिए या काव्यों के लिए एक आधार बन गया, एक उपजीव्य बन गया। इसीलिए पद्मावत के बाद रचे जाने वाले प्रायः सभी प्रेमाख्यान काव्यों का माध्यम अवधि ही रहा है, चाहे उनकी रचना किसी भी अंचल में हुई हो, किसी भी वर्ग के कवि द्वारा हुई हो। पद्मावत की लोकप्रियता और काव्य प्रतिष्ठा ने एक प्रकार से अवधि को प्रेमाख्यान काव्य की अनिवार्य और रूढ़ काव्य भाषा बना दिया। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि प्रेमाख्यान काव्य और अवधि का साहित्यिक रूप एक दूसरे के पर्याय हो गए। पद्मावत के बाद अवधि में बहुत सारी रचनाएं रची गई हैं। अभी उनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी की भाषा बहुत मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। वो माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं है। संस्कृत का माधुर्य नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहाँ संकेत कर रहे हैं, तो तुलसीदास की तरफ संकेत कर रहे हैं। वह संस्कृत की कोमल कांत पदावली पर अवलंबित नहीं, उसमें अवधि अपनी निज की स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। अवधि का खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम बराबर लिया जाएगा। सूफियों के प्रेम आख्यान परंपरा के तहत अवधि का साहित्यिक विकास होता रहा। अन्य सूफी प्रेमाख्यानक रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे उस्मान की चित्रावली, शेख दीप, ज्ञान नबी, कासिम शाह, हंस जवाहिर। तो ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं भी आप देखेंगे कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहा है। अक्सर आप देखेंगे तो परीक्षा में ये रचनाएं आपको मिल जाएंगी। 20वीं शताब्दी में भी अवधि में रचित कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। ख्वाजा अहमद का नूरजहां, शेख रहीम, भाषा प्रेम रस, कवि नसीर, प्रेम दर्पण। ये सब इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कि जैसे जीडीसी की परीक्षा है, जो जीडीसी वाले हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये सब रचनाएं खूब पूछी जाती हैं। जो वन लाइनर लगभग जो 20% प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में, वहाँ पर भी देखेंगे कि ये रचनाएं पूछी जाती हैं। वहाँ पर भी आपको यह रचनाएं मिलेंगी। इसलिए यहाँ पर जो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो बताया जा रहा है, उसे भी ध्यान रखें। इन सब में अवधि आपको देखने को मिलेगा, इन सब में अवधि मिलेगा। जैसे अभी जो मैंने मुल्ला दाऊद के चंदायन की बात की है, या कुतुबन की रचना मृगावती की अगर बात की जाए, तो उन सब में अवधि देखने को मिलेगा। मुल्ला दाऊद का अगर चंदायन आपने पढ़ा है, मुल्ला दाऊद का अगर चंदायन आपने पढ़ा, तो चंदायन में देखेंगे लिखा हुआ है, इस तरीके से पद है कि तज मारग जो कुमारग जाई, तज मारग जो कुमारग जाई, सो कल मुल्ला दरसे आई। या वदन सफ़ेद
बूंद जो आवहीं, चांद मध्य जो नखत दिखावें। यानी किस तरीके से प्रकृति का वर्णन किया गया है। बारिश की बूंद जब आती है, उसमें चांद की किरणें जब पड़ती हैं तो किस तरीके से दिखाई देता है, वो कहा गया है चंदायन में कि बदन सफेद बूंद जो आवहीं, चांद मध्य जो नखत दिखावहीं। ऐसे मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में भी उनका काव्य ही पूरा मिलेगा आपको। मधुमालती जो मंझन की रचना है, मंझन की रचना मधुमालती, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। पोकर के रसरतन में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी में भी आपको अवधी भाषा देखने को मिल जाएगी। वह बांसुरी बजावन निहारा, सुना होगा शायद आप लोगों ने कि वह बांसुरी बजावन निहारा, करे बहुत जन कहाँ मतवारा, और कृष्ण बांसुरी मोह गोपी, अब वह बंसी गई अलोपी, यह बांसुरी शब्द सुन मोहे, पंडित सिद्ध जगत माँ जो है ना। तो यह अनुराग बांसुरी में कहा गया है। तो यहाँ पर अवधी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी के बाद भी अवधी भाषा का प्रयोग लगातार होता रहा, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन होने लगे, जैसे तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों की वृद्धि होने लगी। यह प्रभाव सबसे अधिक अनुराग बांसुरी में ही देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अनुराग बांसुरी में देखने को मिलता है। अनुराग बांसुरी में ही कहा गया है कि जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, और हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुत हिंदी भाख्यो। तो तत्सम शब्दों की वृद्धि होने लगी है। तत्सम शब्दों की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अनुराग बांसुरी और सब सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित रचना है। यह बांसुरी सुने सब कोई, हृदय स्रोत खुला जही होई। शेख नबी ने स्वयं कहा है कि ललित रूप जो आखर गाढ़े, चुन चुन अमर कोश से गाढ़े। अवधि के विकास में 15वीं शताब्दी के विशिष्टा द्वैतवादी दार्शनिक आचार्य रामानुज के शिष्य रामानंद द्वारा रामावत संप्रदाय का योगदान रहा है। रामावत संप्रदाय का योगदान रहा है। यह संप्रदाय और राम भक्त काव्य द्वारा अवधि में पल्लवित हुई। इस संप्रदाय ने अवधि के सौंदर्य को नए नए तरीके से प्रस्तुत किया है, क्योंकि समकालीन देशभाषा काव्य पर इसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि एक और कबीर जैसे निर्गुणवादी संत की वाणी में दृष्टांत स्वरूप अनेक राम कथा प्रसंग समाविष्ट हुए। जो रामावत संप्रदाय चलाया गया, तो कबीर जैसे जो कवि थे, इतना इसका प्रभाव हुआ कि कबीर जैसे कवियों में भी अनेक रामकथा प्रसंग समाविष्ट हुआ। कहते नहीं कि राम मेरे पीऊ हैं, मैं राम की बहुरिया। तो ऐसे बहुत सारे पद राम पर आधारित मिल जाएंगे। तो दूसरी ओर सगुण भक्ति काल के अंतर्गत एक अलग ही राम काव्य धारा प्रवाहित होने लगी। राम की जन्मभूमि अयोध्या की जनबोली कोसली तक विभिन्न प्रेमाख्यान काव्यों के माध्यम से साहित्यिकता का वर्णन कर चुकी थी। अब रामकथा काव्य के माध्यम से वो एकदम परिष्कृत और परिमार्जित काव्य भाषा के रूप में निखरने लगी यह भाषा। वैसे रामकाव्य रचना का सूत्रपात आप में से कितने लोग बताएंगे कि रामकाव्य रचना का सूत्रपात किसकी रचना से माना जाता है? रामकाव्य रचना का सूत्रपात किसकी रचना से माना जाता है? नहीं पता है तो जरूर ध्यान दें, ऐसे प्रश्न परीक्षा में मिलते हैं। रामकाव्य रचना का सूत्रपात ग्वालियर की राज्यसभा में रतन महाकवि विष्णुदास राम कथा नामक दोहा चौपाई बंद लिखा और वहीं से शुरुआत माना जाता है।
वहीं से शुरुआत माना जाता है। खैर उनकी भाषा कन्नौजी और ब्रज भाषा जो थी उसका मिश्रण था, लेकिन फिर भी उसमें अवधि के स्फुट पद आपको देखने को मिलेंगे। अवधि कहिए या कोसली कहिए, स्फुट पद वहां पर भी देखने को मिलता है। कोसल क्षेत्र में इस रामकाव्य परंपरा के शिरोमणि कवि तो आप जानते ही हैं, तुलसीदास हैं, जिन्होंने अवधि को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि अवधि अवध क्षेत्र के जन जन तक फैल गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी की पहुंच अवध में प्रचलित लोक भाषा के भीतर बहते हुए माधुर स्रोत तक ही थी, पर गोस्वामी जी की पहुंच दीर्घ संस्कृत कवि परंपरा द्वारा परिपक्व चाशनी के भंडागार तक भी पूरी थी। तुलसीदास ने जो रचना लिखी है रामचरितमानस, यह रामचरितमानस न केवल अवधि का प्रवर्तम रचना है, न केवल अवधि की प्रवर्तम रचना है, बल्कि समूचे भारतीय जीवन दर्शन के समन्वित काव्यमय आख्यान की दृष्टि से समूचे भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है, बल्कि विश्व साहित्य के तहत इसे जाना जाता है। जिस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि भाषा में रामचरितमानस में अपने समय तक के सभी काव्य में चित्रित रामकथा के विभिन्न पक्षों का ऐसा लोक जीवन समन्वित सशक्त समाहार किया कि तुलसीदास और रामचरितमानस एक प्रकार से राम भक्ति और राम काव्य दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए और इस समूचे श्रेय की अधिकारिणी बनी तो परिमार्जित साहित्यिक अवधि बनी। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय के काव्य रचना के दो रूपों ब्रज और अवधि में समान रूप से रचनाएं की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सबसे पुरानी रचना कौन सी है। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर लिख लें, वीडियो पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है। तुलसीदास के बाद, खैर अभी तुलसीदास के बाद क्या क्या है, अवधि किस तरीके से कहाँ तक आगे बढ़ी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ रचनाएं हैं तुलसीदास की जो इस प्रकार हैं। उनकी भाषा यहाँ दी गई है, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला लाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस। तो यहाँ पर इन रचनाओं को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पार्वती मंगल, वरवय रामायण, इनकी भाषा याद कर लीजिएगा। सूफी काव्य में राम काव्यधारा की अवधि में आते हैं, सूफी काव्य से राम काव्यधारा की अवधि में आते हैं तो इसमें तत्सम शब्दों की प्रचुरता मिलती है। यह तत्सम शब्द अवधि को संस्कृत नहीं बनाते, बल्कि उन्हें अवधि में ढाला गया है, यानी संस्कृत का कह सकते हैं अवधिकरण किया गया है। संस्कृत का क्या किया गया है? अवधिकरण किया गया है। अब बाई द वे अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए, या अभी इसमें जो लोग लेक्चर देख रहे होंगे, हो सकता है कि अभी पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट आया है उसमें जिन लोगों का हो गया है, साक्षात्कार के लिए आप जाने वाले हों, और पूछ लिया जाए कि किसकी रचनाओं में अवधि का संस्कृत का अवधिकरण सबसे अधिक मिलता है, या संस्कृत का अवधिकरण क्या है, किस काल से संबंधित है, या किस भाषा या बोली से संबंधित है, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। भाई किसी भी लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको इस तरीके का ज्ञान मिलेगा कि चाहे आप इंटरव्यू में बैठे, लिखित परीक्षा में बैठे, सबसे अच्छा कंटेंट आपका होगा जब आप लिखेंगे। इसलिए लेक्चर को जो लोग अंत तक देखते हैं, मैं देख रहा हूँ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि संस्कृत का अवधिकरण जो किया गया वो किस तरीके से किया गया। लोचन को क्या लिखा गया? लोचन जल रहें लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो यहाँ पर
अवधि का संस्कृत का अवधिकरण किया गया। संस्कृत का अवधिकरण किया गया। राम भक्त कवियों ने केवल तत्सम ही नहीं बल्कि अरबी फारसी देशज शब्दों को भी अवधि के अनुरूप ढाला है। जैसे तुलसीदास फारसी शब्द गरीब नवाज राम के लिए प्रयुक्त करते हैं रामचरितमानस में, तो फारसी शब्द भी लिए गए। ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत शब्द ही लिया गया है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि भाव के साथ ध्वनि की तरंगे उठाने गिराने में वो अद्वितीय हैं। किसके लिए कहा? तो तुलसीदास के लिए कहा गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि शब्दों की ध्वनि योजना द्वारा अर्थ की झंकार देने में तुलसीदास जैसी निपुणता हिंदी के किसी अन्य कवि के पास नहीं है। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को किस दृष्टि से देखते हैं। तुलसीदास की भाषा का एक और गुण है अलंकार प्रयोग की निपुणता। तुलसी को रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा, उदय भानु ने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा। उपमानों की नवीनता की मांग प्रयोगवादी कवियों ने तो आधुनिक काल में की है। तुलसीदास भक्ति काल में ही यह मांग कर रहे थे। सब उपमा कवि रहे जुठारी कह पटतर विदेह कुमारी। तो ये मांग तो तुलसीदास के समय से ही शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक काल में लोग कहते हैं कि प्रयोगवादी कवियों ने यह मांग उठाई है। उपमानों की नवीनता की बात, ये उपमान मैले हो गए हैं प्रतीकों, जो ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, तो ये जो बात कही गई है वो यहाँ जरूर कही गई, लेकिन उससे पहले ही तुलसीदास ने यह मांग की थी कि सब उपमान कवि राहे जुठारी के ही पटतर विदेह कुमारी। तुलसीदास के बाद रामकाव्य परंपरा का झुकाव ब्रजभाषा की ओर बढ़ने लगा, जिसका कारण कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रचलन बढ़ने के साथ साथ श्रृंगार व लोक रंजन जैसे तत्व साहित्य के केंद्र में आ गए। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक आते आते अवधि साहित्य में कमी देखने को मिली है। क्यों कमी देखने को मिली है, यहाँ पर मैंने ऊपर संकेत किया है। यहाँ पर संकेत किया गया है कि तुलसीदास के बाद रामकाव्य परंपरा का जो झुकाव था वो किधर बढ़ा, ब्रजभाषा की ओर बढ़ने लगा, जिसके कारण कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रचलन बढ़ा। और जब कृष्ण काव्यधारा का प्रचलन बढ़ा ब्रजभाषा में, तो श्रृंगार और लोकरंजन तत्व साहित्य के केंद्र में आ गए। और जब श्रृंगार और लोकरंजन केंद्र में आ गए तो ब्रजभाषा का विकास और तेजी से हुआ। ब्रजभाषा केंद्र में आ गई, अवधि पीछे छूटती चली गई। ऐसा नहीं कि अवधि समाप्त हो गई, लेकिन अवधि ब्रजभाषा की तुलना में अगर देखें तो पीछे हो गई। 20वीं शताब्दी के पहले दशक आते आते अवधि साहित्य में कमी देखा जाने लगा, क्योंकि अब खड़ी बोली मानक भाषा का महत्व बढ़ने लगा, जिसे केंद्रीय स्थिति मिलने लगी थी। अवधि वर्तमान के कुछ कवियों द्वारा अभी भी लिखी जाती है, जैसे वंशीधर शुक्ल लिखते हैं, चंद्रभूषण द्विवेदी लिखते हैं, बलभद्र प्रसाद लिखते हैं। हरदेव बाहरी ने अवधि के 3 रूपों की चर्चा की है। सूफियों की ठेठ अवधि, हिंदू कवियों के प्रेम आख्यान काव्यों की पश्चिमी परंपरा से संपृक्त अवधि, राम भक्त कवियों की साहित्यिक अवधि। भाषा के रूप में अवधि 2 प्रकार की होती है, ठेठ अवधि और साहित्यिक अवधि। वहीं भोलानाथ तिवारी ने अवधि के भाषाई अभिलक्षण पहली शताब्दी में ही मिलने लगे हैं, ऐसा मानते हैं। बाबूराम सक्सेना अवधि को पाली से अधिक करीब मानते हैं। तो इस तरीके से आपने अवधि के बारे में देखा। यहाँ केवल साहित्यिक बात की गई है, बाकी इसकी व्याकरणिक जो रचना है, जो विकास है, उसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इसके शब्दकोशीय स्तरों की अगर बात करें तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं। कारकीय रूप रचना की बात करें तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि अवधि में कहीं कहीं विभिन्न कारकों में विभक्ति या परसर्ग रहित रूप भी मिलते हैं।
तो ये सब आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर अवधि के बारे में बताया गया कि केवट उतरे चरण तब धोवा। तो केवट उतरी चरण तब धोवा पद आपने सुना है, यानी तब केवट ने उतरकर चरणों को धोया। तो ने यहाँ है होना चाहिए, ने को परसर्ग नहीं है। तो परसर्गों की जो बात होती है, तो ये सारी चीज़ व्याकरणिक चीज़ें पहले हो चुकी हैं, यहाँ सिर्फ साहित्यिक बातें की गई हैं। कई लोग वीडियो में कहते हैं सर कहाँ पर संपर्क करें, कैसे संपर्क करें बैच लेने के लिए, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। और कैसा लगा लेक्चर, अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग व्यक्त कीजिएगा। इस लेक्चर से आपको कितनी मदद मिल रही है, कितना आपका रिवीजन हो रहा है, यह भी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी जो साहित्य के अभ्यर्थी हैं वो भी लाभान्वित हो सके, और साथ में आप तो लाभान्वित हो ही रहे। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आप लाभान्वित होते रहें, जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उससे आप लाभ ले सकें। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन ऐसे ही पब्लिश वीडियो में आप सभी लोगों के साथ।